दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में। मैं आर्यन कोचिंग क्लासेस से बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्याएं चल रही थी। उसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। पिछली हम लोगों ने लास्ट 3 वीडियो में इक्वलिटी डिवीजन लेमा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम अगली थ्योरम पढ़ेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय है क्या, किस तरीके से वर्क करती है, क्या ये एक्सप्रेस करती है, हम सारी चीज़ों को इसमें देखते हैं। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे ऐसे ही मेरी आने वाली वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग घर पर बैठ के पढ़ाई करते रहें। क्योंकि आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है। कोरोना के टाइम में हम लोग घर से बाहर नहीं जा सकते। अभी तो हमारे यहाँ पर और विस्फोट हुआ है, बहुत ज़्यादा कोरोना के मरीज मिले हुए हैं, इसलिए हम लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है, घर पे बैठ के ही पढ़ना। तो चलो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। ये लिखा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। ये हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। आप लोगों ने देखा होगा ये प्रमेय क्या कहती है। तो ये कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर हो आप लोगों का, को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर हो तो नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है ना, उसको हम लोग प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है, ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। तो ये कह रहा है, एंड दिस फैक्टराइज, यानी ये गुणनखंड इज अ यूनिक, यानी कैसा होगा, यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन अ विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। तो वही कह रहा है कि ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। तो हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरीके से, जैसे हम लोगों ने कोई भी कंपोजिट नंबर लिया, मैंने लिया मान लो 28। आप लोग जानते होंगे कि भाई कंपोजिट नंबर क्या होता है, यानी भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या वे संख्या जिसमें 2 से अधिक फैक्टर हो, मतलब जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी का भी उसमें भाग जाए, तो वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वे संख्या जिसमें 2 ही फैक्टर हों, जिसमें यानी स्वयं का और एक का दोनों का ही भाग जाए, तो वो संख्या कहलाएगी आप लोगों की अभाज्य संख्या। इसके अलावा और किसी के इसमें भाग भी जाता है तो वो हो जाएगी भाज्य संख्या। तो आप लोगों को समझ में आएगा ये आप लोगों का कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। तो हम लोग देखते हैं कि सर इसमें 1 का भी भाग चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा और 4 का भी चला जाएगा। तो ऐसे हम लोगों को एक से अधिक फैक्टर मिल गए, तो ये क्या हो गई आप लोगों की कंपोजिट नंबर हो गई, यानी इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, भाज्य संख्या। अब उसने कहा कि भाई भाज्य संख्या के जो फैक्टर होंगे, वो जो प्राइम फैक्टर होंगे, वो प्राइम फैक्टर यूनिक होंगे। कैसे होंगे, यूनिक होंगे। तो हम लोग इसको निकालते कैसे, आप लोगों ने लास्ट क्लासों में या पिछले आप लोगों ने 4th स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा हुआ किस तरीके से निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पहला जो प्राइम नंबर है 2 है, उससे हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं। तो 2 × 1 = 2 और 4 × 2 = 8, फिर 2 से किया तो 7 बार। फिर आपको पता है 3 का, 4 का, 5 का किसी का नहीं जाएगा, 7 में सिर्फ 7 का डिवाइड जाता है, तो 7 × 1 = 7। तो हम लोगों ने देखा कि 28 के क्या क्या फैक्टर मिले, तो 2 × 2 × 7। तो ये फैक्टर, ये प्राइम नंबर है और इनका क्रम कुछ भी हो सकता है, मगर ये यूनिक है। इनके अलावा इनका और भी कोई फैक्टर नहीं होगा। तो आप लोगों को ये समझ में आया कि ये इसके गुणनखंड, ये प्राइम फैक्टर है, इनके अलावा और भी कोई इनके प्राइम फैक्टर नहीं होंगे, यूनिक है। ये क्या है, यूनिक है। तो वही इसने बोला है कि ये क्या है, अद्वितीय है। क्या है, अद्वितीय है। और आने वाले क्रम के बिना, इनका क्रम आप लोग कुछ भी हो सकता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट ये अद्वितीय होंगे। इनके अलावा और भी कोई इनके अभाज्य यानी प्राइम नंबर के फैक्टर नहीं होंगे। तो दैट इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर के ये फैक्टराइज हो गए। फैक्टराइज को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, तो वही हमारी बोलती है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो हम लोग एक आधा एग्जांपल और देखते हैं जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने लिया आप लोगों का 136 के फैक्टर क्या होंगे, तो हम लोग निकाल के देखते हैं। पहले सबसे पहले 2 का डिवाइड करते हैं। 2 × 6 = 12, बचा क्या 1, तो 16 हो गए। 2 × 8 = 16, फिर 2 का किया हम लोगों ने। 2 × 3 = 6 और फिर यहाँ पर 2 × 4 = 8, फिर 2 का करते हैं तो 2 × 1 = 2 और 2 × 7 = 14। अब इसमें आप लोगों को पता है 17 का ही जाएगा, ओनली किसका जाएगा, 17 का। तो 17 का जाएगा तो 1 होगा। तो 136 के फैक्टर हम लोगों को क्या मिले, इसके मिले 2 × 2 × 2 × 7, 17।
ये इसके प्राइम फैक्टर है। ये क्या है? इसके प्राइम फैक्टर है, यानी यही इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। क्या है इसके? ये अभाज्य गुणनखंड। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्या? अभाज्य गुणनखंड। तो ये अभाज्य गुणनखंड कैसे हैं? यूनिक है इस नंबर के लिए। और दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि ये क्या है? सभी 2 2 2 17 ये सब क्या है? ये प्राइम नंबर है, ये अभाज्य संख्या है। क्या है आप लोग की? अभाज्य संख्या। और ये क्या है? ये एक भाज्य संख्या है। ये भी क्या है? ये भी एक भाज्य संख्या है। मतलब ये आप लोगों का एक कंपोजिट नंबर है, और ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो इन कंपोजिट नंबरों के ये जो प्राइम फैक्टर होंगे वो प्राइम फैक्टर यूनिक होंगे। तो आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होंगे। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी फैक्टराइज्ड में, एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम, एंड दिस फैक्टराइज इज अ यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑफ द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलो हम लोग आगे देखते हैं। ये हमारी प्रश्नावली 1.2। इसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन दिया होगा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो ये जो नंबर है, इन नंबरों को आप लोगों को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है, जो कि अभी हम लोगों ने देखे थे। हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ थ्योरम पढ़ी थी। उस थ्योरम में हम लोगों को देखा था कि किस तरीके से हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, यानी प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पर हमको इन नंबरों को प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना है, दर्शाना है। तो देखो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दिया 140। तो 140 को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? तो पहले हम इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम टू का डिवाइड करते हैं। 2 7 जा 40, 0 का 0, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, बचा 1, तो 10 हो गए। तो यहाँ पे 2 5 जा 10। अब 35 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो किसका डिवाइड जाएगा? तो हम लोग कह सकते हैं सर इसमें 5 का डिवाइड जाएगा। 5 का जाएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का 7 बार, और ये 7 बन जा 7। अगर आप लोगों को ये पता ना हो कि किस संख्या में किसका डिवाइड जाएगा, तो इसलिए मेरी एक वीडियो है जिसमें विभाज्यता के नियम 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के विभाज्यता के नियम का एक वीडियो इसमें डला हुआ है। उसको आप लोग एक बार देख लें, तो आप लोगों को ये डिवाइड किसका किस में जाएगा ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 140, तो 140 के फैक्टर क्या मिले? तो ये सारे प्राइम फैक्टर हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। आप लोग देखेंगे अगर इनका हम लोग इन सभी नंबरों का इंटू करते हैं तो हम लोग को यही नंबर मिलता है। जैसे 2 2 जा 4, और 4 5 से 20, और 27 जा कितने होंगे? 140। तो ये आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। तो ये आप लोग के क्या हो गए? प्राइम फैक्टर हो गए। ऐसे हम लोग अगले नंबर का निकालें। जैसे अगला दिया हुआ है हम लोग को, ये दिया हुआ 156। तो 156 के हम लोग निकालें तो कैसे निकालेंगे? इस तरीके से इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का नहीं जाता तो 3 का करते हैं, 3 का नहीं जाता तो हम लोग 5 का करते हैं, 5 का नहीं जाता तो 7 का करते हैं। मतलब इसमें प्राइम नंबर का ही हम लोगों को डिवाइड देना है, अन्य किसी नंबर का डिवाइड नहीं देना। तो 2 से किया तो ये 7 बार जाएगा, और यहाँ पे 1 कैरी, तो 1 हुआ तो 16 हो गया, तो 8 बार जाएगा। फिर 2 से करेंगे हम लोग तो आप लोगों का ये 3 बार जाएगा, और ये 9 बार जाएगा। अब ये 39 है, तो 39 में हम लोगों ने देखा ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9। अब 13 है, तो 13 ओनली किससे डिवाइड होगा? 13 से डिवाइड होगा, तो ये 1 कैरी किया। तो ऐसे ही इसके फैक्टर हम लोगों को क्या मिले? तो 156 के फैक्टर मिले हम लोगों को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। आप लोग इनका भी इंटू करोगे तो हम लोग को यही नंबर मिलेगा। इस तरीके से हम लोग इसको भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग ये लिया 3825, और ये इसमें भी अपन सब लोग देखते हैं कि सबसे पहले किसका डिवाइड जाएगा। तो लास्ट में आप लोगों का 5 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इवन नंबर है, विषम संख्या है, तो इसमें 2 का डिवाइड तो होगा ही नहीं। अब 3 का डिवाइड होगा क्या? तो ये पता करने के लिए हम लोग इसको ऐड करके देख लेते हैं। तो 8 और 3 11, 11 टू 13, और 13 और 5 कितना हो जाता है? 18। तो 18 में अगर 3 का डिवाइड जाता है तो इस पूरे नंबर में भी 3 का डिवाइड जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले 3 का डिवाइड देते हैं। 3 1 जा 3, और यहाँ पर 3 2 जा 6, बचा आप लोगों का 2, तो 22 हो गया। 3 7 जा 21, और बचा 1, तो 15 हो गया। तो 3 5 जा 15, 3 का चला गया। अब 3 का फिर से जा रहा है क्या? चेक कर लेते हैं। तो 1 और 2 3, 3 और ये 10 और 10 15 हो रहा है, तो 15 में 3 का डिवाइड जाता है, तो फिर से 3 का दे दिए हम लोग। 3 का दिए हम लोग। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, बचा 1, 3 5 जा 15। फिर से देखते हैं 3 का जा रहा है क्या?
तो 4 और 6 और 5 11। अब 3 का नहीं जा रहा, तो अब इसमें किसका जाएगा, तो अब हम देख सकते हैं कि इसमें 5 है तो इसमें 5 का जाएगा, तो क्योंकि 3 का नहीं जाता तो फिर हम लोग 5 का डिवाइड देते हैं, तो 5 का देंगे हम लोग। तो 5 ये 42 है, तो 5 8 जब 40 होता है, आप लोगों का बचा क्या 2, तो 25 हो गया, तो 5 5 से 25, फिर से 5 का देंगे हम लोग, तो 5 बन जा 5, और यहाँ पे आप लोगों का 35 हो गया, तो ये कितनी बार जाएगा 7 बार। अब ये 17 का जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचा। तो हम लोगों ने देखा कि 3 8 2 5, इसके फैक्टर क्या मिले आप लोगों को, तो इसके फैक्टर मिले 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इन नंबरों के किस तरीके से प्राइम फैक्टर निकाले। ऐसे आप लोग ये लास्ट 2 नंबर है, इनके फैक्टर आप लोग निकालें, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलो हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये लिखा है पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो भी पूर्णांक दिए उनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, उसके बाद उसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इनके गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकालने के बाद एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के बाद एलसीएम निकालेंगे, फिर हम लोग इसकी जांच करेंगे कि ये इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 26 के हम लोगों ने फैक्टर निकाले और फिर 91 के फैक्टर निकाले। तो सबसे पहले हम लोग इनके गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो अब देखते हैं इसमें सबसे पहले किसका भाग जाएगा, तो इसमें 2 का जाएगा, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। फिर हम लोग देखेंगे इसमें 13 का भाग जाएगा, तो 13 1 जा 13। तो हम लोगों ने देखा कि 26 के हम लोगों को फैक्टर क्या मिले, तो वो मिले आप लोगों को 2 इंटू 13। ऐसे इसके निकालेंगे हम लोग, तो इसमें कितने का जाएगा, सबसे पहले देखते हैं आप लोगों का 7 का। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, बचा क्या आप लोगों का, तो यहाँ पे बचा 2, तो 7 3 जा। फिर हम लोग 13 का देंगे, तो 13 1 जा 13। तो 91 के क्या मिले, तो 91 के फैक्टर हम लोगों को मिले, 91 के फैक्टर मिले 7 इंटू 13। आप लोगों ने देखा कि हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। फिर क्या निकालेंगे, एचसीएफ। हम पहले एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी निकाल सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ होता है जो नंबर कॉमन मिलता है वही उसका एचसीएफ होता है। तो कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन मिल रहा है इसमें 13 और इसमें भी क्या है 13, तो एचसीएफ हुआ आप लोगों का 13। अब उसके बाद अपन क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम इन सभी नंबरों को लिखते हैं अपन, जो कॉमन मिलता है उसको 1 बार ही लिखते हैं हम लोग। तो ये लिखी 2 और ये आप लोग का 7 और ये इंटू 13। तो हम लोग इसका इंटू करेंगे तो हम लोग को क्या वैल्यू मिलेगी, तो इसका इंटू करते हैं तो 7 2 जा 14 और 14 इंटू 13 करते हैं तो वो मिलेगा आप लोग का 182। तो आप लोगों को समझ में आया कि ये आप लोग का क्या हो गया, एचसीएफ, और ये क्या हो गया, एलसीएम। एचसीएफ मतलब जो फैक्टर कॉमन होते हैं उनको लिखते हैं एचसीएफ में, और एलसीएम में क्या लिखते हैं, एलसीएम में हम लोग कॉमन फैक्टर को एक बार लिखते हैं और जो अनकॉमन फैक्टर होते हैं उनको हम लोग ऐसा कैसा लिख देते हैं और इंटू कर लेते हैं, तो वो होता है एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम को मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूँ, तो आप लोग उस पर पढ़ लेना। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जांच की, किसकी जांच करेंगे, चेकिंग करेंगे कि ये सही है या गलत है। तो जांच क्या कहती है, तो इसकी जांच कहती है कि संख्याओं का गुणनफल, क्या कहती है जांच, संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम की। तो संख्या क्या है हमारी, तो संख्या है हमारी 26 इंटू 91। एचसीएफ कितना आया, तो एचसीएफ आया 13। एलसीएम कितना आया, तो एलसीएम आया 182। अब इसका हम लोग इंटू करके देखते हैं तो क्या आता है कि नहीं। तो इंटू करके हम लोगों ने देखा तो ये मिला हम लोगों को 2 3, आप लोग इंटू करके देख लेना, ये मिलेगा 2366। और आगे हम लोग 13 का करेंगे इसमें 182 में, तब भी हम लोगों को वही नंबर मिलेगा। तो वो नंबर क्या मिलेगा हम लोगों को, ये मिलेगा 2366। आप लोग इंटू करके देख लेना, ये नंबर आएगा। तो ये दोनों वैल्यू आप लोगों को एक जैसी मिल रही हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो एलसीएम और जो एचसीएफ है वो सही है, और इसके जो फैक्टर है वो भी क्या है आप लोगों के सही है। इसी प्रकार से आप लोगों को आगे सवाल क्वेश्चन नंबर 2 और इसी का क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे के ऐसे ही करने हैं आप लोगों को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों को ये हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 4, जिसमें हम लोगों को एचसीएफ दिया हुआ है। एक दो संख्या है हमारे पास 306 और 657, इनका एचसीएफ हमको 9 दिया हुआ है। हम लोगों को एलसीएम ज्ञात करना है इन संख्या का। तो हम लोग जानते हैं कि हमको क्या दिया हुआ है, हम लोगों को दिया है उन्होंने कि 306 एंड 657
इनका जो HCF है, इनका जो HCF है वो हम लोगों को दिया है 9। क्या दिया है? 9। तो हम क्या जानते हैं? तो लिखिए हम जानते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे वी नो दैट, और हिंदी में हम जानते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि संख्याओं का गुणनफल जो होता है, संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है HCF इंटू LCM के। ये होता है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि नंबर्स और प्रोडक्ट्स, यानी नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमारे LCM और इंटू HCF के इक्वल है। तो अगर हम लोगों को LCM निकालना है तो HCF को मैं नीचे लिख सकता हूँ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई नंबर जैसे ये ले ली A इंटू V, और अपॉन में क्या आप लोग लिख दो HCF। तो आप लोग का क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा। क्या आ जाएगा? LCM। तो हम लोग देखते हैं कि हमको नंबर क्या दिए हुए हैं। तो नंबर दिए हैं 306 इंटू 657, और हमारा LCM क्या दिया हुआ है? HCF दिया हुआ है 9। कितना दिया है? 9। अब 9 के इसमें डिवाइड कर दो। 9 के इसमें डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27, बचा आप लोगों का 3, 9 4 जा 36। अब ये जो नंबर हमको आया है उसको हम लोग लिख देंगे 34 इंटू 657। इनका क्या मल्टीप्लाई आएगा? वही हमारा क्या होगा? LCM होगा। क्या होगा? LCM। तो क्या नंबर हम लोगों को आता है? तो हम लोग देखते हैं कि इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। तो इसका मल्टीप्लाई आएगा आप लोगों का 2338। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हम लोगों को मिलेगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये हमारा क्या होगा? ये हमारा हो गया LCM। इस तरीके से हम लोग LCM निकालते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू दी पावर n यानी 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? आप लोगों को ये यहाँ पर जांच करना है कि किसी कोई संख्या है 6 पे घात n कोई प्राकृतिक संख्या है, क्या वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? मतलब हम लोग ऐसे कोई नंबर लिखें, जैसे मैंने लिखा 6 पे घात 5, क्या ये नंबर 0 पे समाप्त होगा? या मैंने लिखा 6 पे घात 6, क्या ये नंबर 0 पे समाप्त होगा क्या? यानी कोई नंबर इस टाइप से समाप्त होगा क्या? या मैं कोई बोलूँ ये नंबर कोई इस टाइप से समाप्त होगा क्या? तो ये हम लोगों को बताना है कि लास्ट में इसमें यूनिट डिजिट 0 आएगा या नहीं। तो हम लोग देखते हैं हम क्या जानते हैं। तो पहले लिखते हैं यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होगी। सिंपल सी बात है, अगर मान लो कोई ये नंबर ऐसा मिला तो ये 10 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम लोग देखते हैं। तो यही मैंने लिखा है कि यदि कोई संख्या का अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होगा। और दूसरे शब्दों में ये भी कह सकता हूँ कि वह 2 और 5 दोनों से विभाजित होगा, क्योंकि 10 से विभाजित है तो वह 2 और 5 से ही विभाजित होगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 10 के गुणनखंड क्या निकलेंगे, तो वो 2 और 5, इसलिए मैंने बोला कि वो 2 और 5 से विभाजित होगा। तो हम लोग देखते हैं कि 6 पे घात n है, उसका अभाज्य गुणनखंड मतलब 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 और 3, यानी 2 इंटू 3 करेंगे अपन तो कितना होगा? 6, उसकी पावर n है तो मैंने n लिख दी। अब मैं ब्रैकेट निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 2 की पावर n और 3 की पावर n। तो हम लोग देखते हैं कि भाई 2 की पावर n और 3 की पावर n, इन पे आप लोग कितना भी आप लोग लगा दो आप लोग को 0 नहीं मिलेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 6 पे घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, क्योंकि 0 है तो 5 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 2 तो आ रहा है मगर क्या नहीं आ रहा? 5 नहीं आ रहा। तो वही मैंने लिखा है कि 6 पे घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, इसलिए 6 पे घात n 5 से विभाजित नहीं होगा। तो प्रमेय, हमारी जो आधारभूत प्रमेय है उससे हम लोग क्या कहते हैं? प्रमेय के अनुसार हमने देखा कि 6 पे घात n के 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 6 के हम लोग अगर गुणनखंड निकालें तो वो क्या मिलेंगे? 2 और 3 निकालेंगे, तो 2 और 3 के अतिरिक्त इसमें और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि प्रमेय हमारी क्या कहती है आप लोगों को पता है, मैंने शुरू में आप लोगों को प्रमेय पढ़ाई है। तो अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे घात n 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। चलो हम लोग अगले सवाल की तरफ देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1
+5 भाज्य संख्या है कि नहीं। मतलब ये उसने संख्या लिखी है दो, एक ये और एक ये, तो हमको ये बताना है कि ये भाज्य है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि कोई संख्या भाज्य कब होती है, यानी कंपोजिट नंबर कब होता है, जब उसके दो से अधिक फैक्टर हों, जब उसके दो से अधिक भाजक हों, जिस संख्या में दो से अधिक संख्याओं से भाग जाए तो वो क्या कहलाता है, आप लोगों का कंपोजिट नंबर यानी भाज्य कहलाता है। तो हम लोग ये जानते हैं, तो मैंने लिखा है कि हम जानते हैं कि भाज्य संख्याओं के दो से अधिक भाजक होते हैं, मतलब उसके दो से अधिक फैक्टर होते हैं, वो क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये नंबर लिया, तो पहली संख्या हम लोगों को ये दी है 7 × 11 × 13 + 13। हम लोगों ने देखा कि यहाँ से ये एक संख्या है तो इसमें भी 13 है और इसमें भी एक 13 है, तो दोनों में से मैंने 13 बाहर निकाल लिया। मुझे अंदर क्या बचा 7 × 11 और +1, तो 7 × 11 किया तो कितना होगा 77 और ये +1, ये दोनों ऐड करके कितने हो गए 78 और यहाँ पर ये 13। तो 78 को मैंने तोड़ा तो वो मिला 30 और +13 + 6, तो हमारे पास क्या है, इसके फैक्टर मिल गए। तो एक तो 13 और 13 × 6, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये जो संख्या है इसमें देखो इसका फैक्टर 1 होगा, इसका फैक्टर 13 होगा और इसका फैक्टर क्या होगा 6 होगा। तो इसके हम लोगों को एक से अधिक फैक्टर मिल गए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ संख्याओं के भाजक दो से अधिक हैं, मतलब एक तो 1 का डिवाइड जाएगा इसमें, दूसरा 6 का जाएगा और तीसरा 13 का जाएगा। तो ये नंबर में एक से अधिक आप लोगों के मतलब 3 इसमें आप लोगों के भाजक मिल गए, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये संख्या एक भाज्य संख्या है। चलो हम लोग अब अगले नंबर को लेते हैं। चलो देखते हैं हम लोग दूसरी संख्या क्या है हमारे पास। तो दूसरी संख्या है हमारी ये 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि 5 यहाँ पर भी आ रहा है और 5 यहाँ पर भी आ रहा है, तो इन दोनों में से मैंने 5 कॉमन निकाल लिया। 5 कॉमन निकालने के बाद बचा क्या, तो यहाँ पे बचा 7, ये 6, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1 और ये यहाँ पर 5 मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर कितना बचा 1। इनका हम लोगों ने सबका इंटू किया, तो इंटू करने पर हमको क्या मिला, इंटू करने पर मिला हमें 1008 और यहाँ से ये +1, तो ये मैंने जोड़ा तो ये कितना हो गया 1009, ये 5 है। तो यहाँ से दो हम लोगों को फैक्टर तो ये मिल गए और एक ऑलरेडी सभी में फैक्टर होता ही है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दो से अधिक आप लोगों के भाजक हैं, दो से अधिक आप लोगों के गुणनखंड हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या के दो से अधिक भाजक हैं, एक तो 1 है, एक 5 है और एक आप लोगों का 1009 है, इसलिए यह संख्या भी क्या होगी, भाज्य होगी। तो आप लोगों को इस तरीके से ये दोनों नंबरों को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये संख्या भाज्य है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक के ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, अच्छे से सॉल्व किए। आप लोग इन क्वेश्चनों को, इनके सॉल्यूशनों को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे जो क्वेश्चन है आप लोगों का 7 वो अगली वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा, तो उसको भी आप लोग देखिए। आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को अच्छे से देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग आगे की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आप लोगों को आने वाली सारी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय भारत, जय हिंद।